हाल ही में तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दे दिया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलके में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध व संघर्ष उभर कर सामने आ गया है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। ठीक इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अपने बयान के ही बीच उदयनिधि ने सवाल किया कि सनातन क्या है, और इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सनातन का मतलब है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ स्थायी है। लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। सनातन नाम संस्कृत का नाम है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। अब उनके इस बयान ने तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी के विरोध का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और हिंदी के विरोध का मुद्दा कोई नया नहीं है। यह मुद्दा लगभग 50 सालों से चल रहा है। इसके पीछे द्रविड़ राजनीति की पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत ईवी रामासामी नायकर पेरियार की अगुवाई में हुई थी। अगर मंत्री उदयनिधि के बयान को देखें तो उसमें भी इसी राजनीति की छाप दिखाई देती है। ऐसे में स्टोरी में हम जानते हैं कि आखिर क्या है द्रविड़ नाडु और तमिल में इसका सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। द्रविड़ नाडु की मांग एक स्लोगन से निकली है, तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए है। ये वही स्लोगन है जो पेरियार ईवी रामासामी नायकर ने साल 1938 में पूरे देश में हिंदी शिक्षा अनिवार्य करने के विरोध में दिया था। शुरुआत में तो ये नारा सिर्फ तमिल भाषी क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन बाद में ये विरोध बढ़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी फैल गया। ये वो राज्य है जहां द्रविड़ भाषा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ज्यादा बोली जाती है। अब जानते हैं कि आखिर ये पेरियार हैं कौन। 17 सितंबर 1879 को मद्रास में जन्मे पेरियार ने साल 1919 में कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो गांधीवादी विचारधारा को मानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालाम्बल को भी राजनीति में शामिल किया, जो उस समय ताड़ी यानी शराब की दुकानों में अपनी आवाज बुलंद करने वाली महिलाओं में सबसे आगे थी। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला और पेरियार ने साल 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि पार्टी ब्राह्मणों को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और पार्टी का प्राइमरी एजेंडा भी ब्राह्मण ही है। पेरियार ने साल 1926 में आंदोलन की शुरुआत की थी। दरअसल पेरियार ने साल 1926 में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जाति, धर्म और भगवान रहित एक तर्क संगत समाज बनाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी सत्ता को खत्म करने, महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए रोजगार में समानता और तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल जैसी द्रविड़ भाषाओं को विकसित करना शामिल था। ये आंदोलन जाति व्यवस्था से बिल्कुल अछूता था। पेरियार का कहना था कि जो आर्य ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और उत्तरी यानी नॉर्थ भारत से आए थे, उन्होंने ही तमिल क्षेत्र में जातिवाद की शुरुआत की थी। पेरियार ने हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में एक मजबूत आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही तमिल क्षेत्र में हिंदी को अनिवार्य करना उत्तर भारतीय साम्राज्यवादी स्थापित करने की कोशिश भी बताया। अब जानते हैं कि तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों होता है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब मेकर्स ऑफ इंडिया में दावा किया है कि कैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ब्राह्मणों ने ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी और शिक्षक, वकील, डॉक्टर और सिविल सेवक बन गए। समाज में भी उन्हें ऊंचा ओहदा प्राप्त था। वहीं राजनीति में भी ब्राह्मणों की अच्छी पकड़ थी। पेरियार ने अपने कुछ लेखों में भी समाज के उन वर्गों को हाशिए पर धकेलने वाला हिंदू धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की है। गुहा की किताब में पेरियार के कुछ भाषण भी लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत में आने के कुछ ही समय बाद ईसाइयों ने हमारे लोगों को एकजुट किया, उन्हें शिक्षा दी, खुद को हमारा स्वामी बना दिया। दूसरी ओर हमारा धर्म, जिसे भगवान द्वारा बनाया गया और लाखों करोड़ों साल पुराना कहा जाता है, वो मानता है कि उसके अधिकांश लोगों को अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो धर्म ग्रंथ पढ़ने वालों की जीभ काटने
सुनने वालों के कानों में सीसा पिघलाकर डालने और सीखने वालों का हृदय निकाल देने जैसे दंड दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण विरोधी राजनीति को क्यों हवा मिल रही है। तमिलनाडु में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र के विधायक SV शेखर ने 2016 में बयान दिया था कि तमिलनाडु में ब्राह्मण के घर पैदा होना श्राप है। राज्य में केवल 4% ब्राह्मण हैं, जिसकी वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाकी सभी चीजों में से पेरियार का हिंदी विरोधी रुख तमिलनाडु की पार्टियों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। हर साल तमिलनाडु भाषा शहीद दिवस मनाता है, जो राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान अपनी जान देने वालों की याद में मनाया जाता है। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आरोप लगाया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक धर्म की तरह बीजेपी एक भाषा के साथ देश की विविध संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रशासन से लेकर शिक्षा तक में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और तमिलनाडु हमेशा इसका विरोध करेगा। वहीं पिछले साल तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी को थोपने के खिलाफ एक प्रस्ताव भी अपनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं करने के लिए कहा गया था। अब मुश्किल ये है कि भले ही पेरियार को याद किया जाता हो, लेकिन उनकी जाति विरोधी सामाजिक संदेश धुंधलाता नजर आ रहा है। उनके आंदोलन का इस्तेमाल अब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कर रही हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब ज्यादातर पार्टियां जाति आधारित राजनीति करती है, लेकिन पेरियार के ब्राह्मणवाद का विरोध करने के सही तर्क को अब कम ही लोग जानते हैं।